कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस से होती है। साल 2023 में एक आदमी जान बचाकर बेतहाशा भाग रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि पूरा शहर उसके पीछे पड़ा था। हालत ऐसी थी कि प्राइवेट कार्स चलाने वाले लोग भी सिर्फ उसे खत्म करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। काफी मशक्कत के बाद वो एक गरीब महिला के घर में घुस जाता है। महिला हैरानी से पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। जवाब में आदमी चाकू निकाल लेता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने एक शब्द भी बोला तो वो उसकी आंखें निकाल देगा, इसलिए चुपचाप बैठी रहे। कुछ देर बाद जैसे ही महिला को मौका मिलता है वो एक नेल गन उठाती है और आदमी पर हमला कर देती है। इतना ही नहीं, उसके गिरने के बाद 2 लातें भी जमा देती है ताकि पक्का हो जाए कि वो मर चुका है। तभी हथियारों से लैस कुछ लोग घर के अंदर घुस आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि आदमी पहले ही मारा जा चुका है तो वे निराश हो जाते हैं क्योंकि इनाम उनके हाथ से निकल चुका था। महिला जमीन पर पड़े आदमी का एक कार्ड उठाती है और अपने बेटे से कहती है कि अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। वो कार्ड तोड़ देती है और कुछ ही मिनटों बाद पुलिस के साथ एक रियलिटी शो टीम घर में पहुंच जाती है। वहाँ घोषणा होती है कि महिला ने 2 मिलियन जीत लिए हैं। इसके बाद खुलासा होता है कि ये एक खतरनाक गेम है जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। हर दिन एक रैंडम व्यक्ति चुना जाता है। यदि सूर्यास्त से पहले कोई उसे मार देता है तो पूरा इनाम मारने वाले को मिलता है, लेकिन अगर वो शाम तक जिंदा बच गया तो सारी रकम उसी की हो जाती है। हालांकि एक नियम ये भी है कि कोई भी फायरआर्म जैसे पिस्टल या राइफल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसी दिन हमें केटी नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वो एक संघर्ष कर रही एक्ट्रेस है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लॉस एंजलिस आई है। बस में उसके पास बैठी एक महिला उसे देखकर कहती है कि वो बहुत भोली लगती है और उसे यहाँ सावधान रहना चाहिए क्योंकि इस शहर में बहुत ठग है। केटी मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि वो बहुत अच्छी इंसान है। महिला उसका हाथ पकड़कर भावुक अंदाज में कहती है कि वो उसे अपनी बेटी जैसी लगती है। फिर वो उतरते समय अलविदा कहकर चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद केटी जब अपनी क्लाई देखती है तो दंग रह जाती है। वो महिला उसकी घड़ी चुराकर ले जा चुकी होती है। इसके बाद केटी अपने ऑनलाइन बुक किए हुए कमरे में पहुंचती है। वहाँ पहुंचकर उसे बड़ा झटका लगता है क्योंकि मोबाइल पर दिखाया गया कमरा और असलियत में मौजूद कमरा बिल्कुल अलग होते हैं। कमरे की मालकिन बड़ी बेशर्मी से कहती है कि ग्राहकों को फंसाने के लिए वे अलग तस्वीरें इस्तेमाल करते हैं। जैसे केटी बिस्तर पर बैठती है, पूरा बेड टूटकर नीचे धंस जाता है, लेकिन कम किराए की वजह से उसके पास वहाँ रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ देर बाद एला का मंगेतर वहाँ आता है और उत्साह से बताता है कि अगले दिन लॉटरी इवेंट का जैकपॉट 600 मिलियन होने वाला है। ये सुनकर केटी हैरान रह जाती है और पूछती है कि आखिर ये कैसा खेल है, लेकिन फिर वो बात को नजरअंदाज कर देती है और कमरे की चाबी लेकर सोने चली जाती है। अगली सुबह उसकी नींद चेहरे पर गिरते पानी से खुलती है। जब वो ऊपर देखती है तो पता चलता है कि ऊपर वाले पड़ोसी का बाथरूम लीक हो रहा है और ऑडिशन के लिए रखे उसके कपड़े भी खराब हो चुके हैं। गुस्से में वो एला को फोन करके शिकायत करती है। एला उसे समझाती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो उसकी अलमारी में रखे कपड़े पहन सकती है। केटी वैसा ही करती है और जल्दी से ऑडिशन के लिए निकल जाती है। जब वो ऑडिशन वेन्यू पहुंचती है तो वहाँ कई दूसरी लड़कियां भी मौजूद होती हैं। अपनी बारी आने पर वो सीन परफॉर्म करती है। उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद डायरेक्टर कहता है कि उसका काम अच्छा था, लेकिन वो दोबारा उसका चेहरा वहाँ नहीं देखना चाहता। ये सुनकर केटी मायूस हो जाती है। उसी समय अचानक उसका कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। वो कार्ड निकालकर देखती है और अनजाने में गेम में रजिस्टर हो जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह कार्ड क्या है और उसका चेहरा क्यों स्कैन किया गया। ऑडिशन में असफल होने के बाद वो गुस्से में बाहर निकलती है, लेकिन बाहर बैठी कुछ लड़कियों को अचानक पता चल जाता है कि वही आज की टारगेट है। बस फिर क्या था, पहली लड़की कुर्सी उठाकर अपनी दोस्त के सिर पर दे मारती है ताकि सबसे पहले केटी तक पहुंच सके। दूसरी लड़की पास पड़ा जूता उठाकर हमला कर देती है। ये देखकर केटी घबराकर वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। बचने के लिए वो एक कराटे ट्रेनिंग हॉल में घुस जाती है। अब वहाँ मौजूद सारे कराटे स्टूडेंट्स उसी पर टूट पड़ते हैं और बेचारी अकेली चारों तरफ से पिटने लगती है। हॉल का कैप्टन घोषणा करता है कि उसे सिर्फ वही मारेगा। फिर वो केटी को उठाकर घुमाता है और पूरी ताकत से दीवार में दे मारता है। टक्कर की वजह से केटी सीधे लड़कियों वाले जिम में जा गिरती है। जैसे ही वहाँ मौजूद महिलाओं को पता चलता है कि वह जैकपॉट विनर है, वे भी उस पर हमला करने दौड़ पड़ती है। कुछ ही देर में कराटे वाले लड़के भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सब आपस में लड़ने लगते हैं कि उसे मारने का अधिकार किसे मिलेगा। आखिर में कोच उसकी गर्दन पकड़कर कहता है कि उसे सिर्फ वहीं खत्म करेगा, लेकिन तभी अचानक नोएल वहाँ पहुँच जाता है। वो कोच के कंधे पर इतना जोरदार मुक्का मारता है कि वो सीधा दीवार से जा टकराता है। इसके बाद नोएल केटी से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो एक बॉडीगार्ड है और अगर उसे इनाम का 10% हिस्सा मिल जाए तो वो उसे सुरक्षित रखेगा। केटी बिना सोचे मान जाती है और कहती है कि जरूरत पड़ी तो पूरा इनाम भी दे देगी, बस उसकी जान बचा ले। नोएल सुरक्षा के लिए उसे अपनी कमर से बेल्ट के जरिए बांध लेता है और फिर रास्ते में आने वाले सभी हमलावरों को धूल चढ़ा देता है। इसी दौरान एक दुबला पतला लड़का भी सामने आ जाता है। नोएल उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने हमला किया तो उसे खुद उस पर तरस आ जाएगा। वो 3 तक गिनती गिनेगा और अगर तब तक वो नहीं भागा तो उसका बुरा हाल होगा।
लड़का तुरंत सम्मान से सलाम करता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। इसके बाद नोएल और केटी इमारत से बाहर निकल जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि हर 15 मिनट में एक ड्रोन टारगेट की लोकेशन स्कैन करके बाकी प्लेयर्स तक पहुंचा रहा है। उन्हें एक गाड़ी मिल जाती है और दोनों वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। रास्ते में केटी पूछती है कि आखिर ये कैसी गेम है जिसमें पूरा शहर उसे मारने के लिए पीछे पड़ा है और इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है या नहीं। नोएल जवाब देता है कि फिलहाल सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे शाम तक जिंदा रहना होगा। हालांकि केटी को धीरे धीरे शक होने लगता है कि कहीं नोएल खुद उसे मारकर जैकपॉट हासिल करने की सोच तो नहीं रहा। पूरा शहर उनके पीछे लगा हुआ था। सुरक्षा के लिए दोनों हेलमेट पहन लेते हैं, लेकिन तभी अचानक एक लड़की उनकी गाड़ी में घुस आती है। वो चाकू निकालकर केटी पर हमला करने की कोशिश करती है। नोएल तुरंत कहता है कि केटी गाड़ी चलाती रहे और हमलावर को वो संभाल लेगा। फिर वो लड़की को काबू में करके एक जोरदार लात मारता है और उसे चलती गाड़ी से बाहर फेंक देता है। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। केटी घबराकर भागने लगती है, लेकिन नोएल उसे पकड़ लेता है। वो उससे साफ साफ पूछती है कि क्या वो भी बाकी लोगों की तरह उसे मारकर इनाम देना चाहता है। नोएल इनकार करते हुए कहता है कि उसका मकसद सिर्फ उसकी रक्षा करना है। इसी दौरान पुलिस वहाँ पहुंच जाती है। केटी रात की सांस लेती है और सोचती है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन जैसे वो शिकायत करने के लिए पुलिस के पास जाती है, उसे एक भयानक सच का पता चलता है। पुलिस उसकी मदद करने नहीं बल्कि उसे मारने आई होती है। नोएल तुरंत वहाँ पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है और दोनों पुलिस को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए केटी एक मैगजीन चेहरे के सामने कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो कार्ड चेक करती है उसे पता चलता है कि ड्रोन उसकी लोकेशन फिर से ब्रॉडकास्ट कर चुका है। आसपास मौजूद लोगों को तुरंत समझ आ जाता है कि टारगेट यहीं कहीं है। अगले पल हर कोई अपने वेपन निकालकर उसकी तलाश में जुट जाता है। जान बचाने के लिए केटी एक वैक्स म्यूजियम के अंदर छिप जाती है। किस्मत अच्छी थी कि फिलहाल किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती। कुछ देर बाद एला उसे कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ है। केटी कहती है कि मुझे पता है कपड़े पहुंचाने में देर हो गई थी, लेकिन मजबूरी थी। एला प्यार से जवाब देती है कि कोई बात नहीं, बस अपना लोकेशन बता दो। केटी बिना सोचे कह देती है कि वो म्यूजियम में है, लेकिन किसी को बताना मत। मगर एक मिनट भी नहीं गुजरता कि एला और डेजी वहाँ पहुंच जाते हैं। एला उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन केटी पास पड़ा डंडा उठाकर जॉब भी हमला कर देती है। इसी तरह दोनों से पीछा छुड़ाकर वो म्यूजियम का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। तभी कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है। वे तुरंत बस से उतरते हैं और उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। ठीक उसी समय नोएल वहाँ पहुंच जाता है और उसे लेकर निकल जाता है। रास्ते में केटी उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसे लगा था शायद वो भी इनाम के लिए उसे मार देगा। नोएल कहता है कि अभी नाराज होने का समय नहीं है, कुछ ही मिनटों में ड्रोन फिर उसकी नई लोकेशन भेज देगा और पूरा शहर यहाँ आ जाएगा। तब केटी कहती है कि उन्हें किसी बम प्रूफ शेल्टर की जरूरत है जहाँ वे सुरक्षित छिप सके। नोएल जवाब देता है कि उसे इसी जगह पता है। दोनों जैक नाम के एक आदमी के घर पहुंचते हैं जिसके पास सीक्रेट शेल्टर होता है, लेकिन जैक उन्हें देखकर समझता है कि वे लुटेरे हैं। नोएल उसे समझाने की कोशिश करता है कि भला चोर सामने के दरवाजे से आते हैं क्या। तभी पीछे से लोगों से भरी एक बस वहाँ पहुंच जाती है। समय कम होने के कारण वे जैक को मजबूर करके अंदर ले जाते हैं और शेल्टर का पासवर्ड पूछते हैं। जैसे ही वे शेल्टर के अंदर पहुंचते हैं, बाहर मौजूद भीड़ घर पर हमला शुरू कर देती है। इस बीच केटी जैक पर तीर चला देती है ताकि वो बेहोश हो जाए और किसी को पासवर्ड न बता सके। अंदर बैठकर केटी अपनी असफल एक्टिंग करने की कहानी सुनाती है और कहती है कि अब उसे अपना भविष्य अंधेरे में दिखाई देता है। फिर वो नोएल से पूछती है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। नोएल जवाब देता है कि उसके लिए सबसे जरूरी इंसानी जान है, वैसे उसके लिए कभी मायने नहीं रखते। तभी एला और डेजी भी वहाँ पहुंच जाते हैं। एला जैक को हॉस्पिटल लाने के लिए उसे पीटना शुरू कर देती है और बाद में उसे स्विमिंग पूल में फेंक देती है। वो साथ ही जैक डर के मारे पासवर्ड बता देता है। शेल्टर के अंदर बैठे नोएल और केटी घबरा जाते हैं। तभी नोएल अपने एक हैकर दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि बाहर मौजूद लोगों के फोन हैक कर दो। उसका दोस्त ऐसा ही करता है और अचानक कई फोन ब्लास्ट हो जाते हैं। बाहर अफरा तफरी मच जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर नोएल और केटी वहाँ से निकल भागते हैं। बाहर निकलते समय नोएल देखता है कि एक आदमी आग में जल रहा है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है और पानी डालकर आग बुझाता है। आदमी अंदर से चिल्लाते हुए कहता है कि भाई आग तो बुझा दी, लेकिन मेरी टांगी तोड़ डाली। कुछ ही देर बाद उनका सामना एक आर्मर्ड व्हीकल और ट्रेन गार्ड से होता है। गार्ड साहब शब्दों में कहते हैं कि केटी उनके साथ चले, वरना वे उसकी लाश लेकर जाएंगे। केटी मान जाती है, लेकिन सटकती है कि उसका बॉडीगार्ड भी साथ जाएगा। गार्ड सहमत हो जाते हैं और सभी व्हीकल में बैठ जाते हैं। केटी अभी भी कंफ्यूज थी कि उसे आखिर कहाँ ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद वे एक सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात एजेंसी लीडर्स लुइस से होती है। लुइस हैरानी से कहता है कि आमतौर पर लोग 15 मिनट भी जिंदा नहीं रहते, लेकिन वो अब तक बची हुई है। वो भरोसा दिलाता है कि अब उसकी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन बदले में उसे प्राइज मनी का 30% चाहिए। मजबूरी में केटी उसकी शर्त मान जाती है। इसके बाद वे मेडिकल चेकअप के लिए क्लिनिक जाते हैं। इलाज के दौरान केटी अपनी जिंदगी की कहानी बताती है। वो कहती है कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे और उसकी माँ बीमार है। इसी वजह से वो हर तरह का काम करती रही ताकि इलाज के पैसे जुटा सके। वो यहाँ सिर्फ ऑडिशन देने आई थी, लेकिन उसमें भी असफल हो गई। दूसरी तरफ नोएल अपने अतीत का खुलासा करता है। वो बताता है कि वो पहले सोल्जर था और लुइस उसकी टीम का हिस्सा हुआ करता था। एक मिशन में उसने हिस्सा लेने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी टीम मारी गई और सिर्फ लुइस बचा। तभी से लुइस उससे नफरत करता है। कुछ देर बाद एक महिला आती है और केटी से कहती है कि लुइस उसे सनसेट तक एक सुरक्षित जगह पहुंचा देगा, लेकिन उससे पहले एक खास मास्क तैयार करना होगा। उसके चेहरे को स्कैन किया जाता है और थोड़ी देर बाद एक बूढ़े आदमी जैसा मास्क बना जाता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन नोएल को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। वो केटी को चेतावनी देता है कि उसे सके लुइस उसे अकेले में मारकर पूरा इनाम खुद लेना चाहता है। हालांकि केटी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती। तभी लुइस अंदर आता है और दोनों को
गैराज में ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वो कहता है कि केटी एक गाड़ी में बैठेगी और नोएल दूसरी में। इसी पल केटी को एहसास हो जाता है कि नोएल सही था। वो अचानक लुइस को जोरदार किक मार देती है। अचानक कई लोग गैराज में घुस आते हैं ताकि उसे मार सके, लेकिन मास्क की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर केटी लुइस की एक कार लेकर वहाँ से भाग निकलती है। उधर लुइस नोएल को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीट कर घायल कर देता है। भागने के बाद केटी को लुइस का कॉल आता है। वो धमकी देता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो वो नोएल को मार डालेगा। केटी पूछती है कि उसे क्या चाहिए। लुइस जवाब देता है कि वो तुरंत शहर के बीचों बीच बने थिएटर में पहुंचे। उस समय सनसेट में सिर्फ 16 मिनट बाकी थे। केटी फैसला करती है कि वो नोएल को बचाएगी क्योंकि उसने कई बार उसकी जान बचाई थी। वो अपने साथ पिस्टल लेकर थिएटर पहुंचती है। वहाँ वो देखती है कि नोएल जंजीरों में जकड़ा हुआ है। केटी लुइस से कहती है कि अगर उसने नोएल को नहीं छोड़ा तो वो खुद को मार डालेगी और उसका पूरा इनाम खत्म हो जाएगा। लुइस हंसते हुए कहता है कि वो उसके फिंगरप्रिंट्स मिटाकर अपने लगा देगा, लेकिन केटी मुस्कुराकर बताती है कि वो लाइव स्ट्रीम पर है और पूरी दुनिया ये सब देख रही है। लुइस मजबूर होकर शांत पड़ जाता है। केटी कहती है कि पहले नोएल को छोड़ो। आखिरकार वो चाबी फेंक देता है। जैसे वो पिस्टल लेने आगे बढ़ता है, केटी अचानक उसे जोरदार किक मार देती है, लेकिन तभी कई लोग अंदर घुस आते हैं और केटी को घेर लेते हैं। उधर नोएल खुद को आजाद कर लेता है और लुइस से भिड़ जाता है ताकि केटी को बचा सके। अब सनसेट में सिर्फ 4 मिनट बाकी थे। इसी दौरान एक और ग्रुप थिएटर में पहुंच जाता है। हालात बेकाबू हो जाते हैं। केटी जान बचाने के लिए थिएटर के अंदर भागती है, जबकि लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। नोएल लुइस को जोरदार पंच मारता है और थिएटर का सेट तोड़ देता है ताकि कोई केटी तक न पहुंच सके, लेकिन लुइस के आदमी ह्यूमन लेटर बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। आखिरकार लुइस केटी तक पहुंच जाता है और उसका गला पकड़कर कहता है कि उसकी मौत उसी के हाथों होगी, मगर तभी केटी फिसल जाती है और एक आयरन रोड से लटक जाती है। इसी दौरान वो चुपके से लुइस की जेब में रखे ग्रेनेड की पिन अपनी चाबी से निकाल देती है। अगले ही पल वो नीचे गिरती है और ग्रेनेड फट जाता है। भयानक विस्फोट में लुइस की मौत हो जाती है। उसी समय कंपटीशन का समय भी खत्म हो जाता है। केटी अभी हवा में लटकी हुई होती है, लेकिन लोग उसे बचा लेते हैं क्योंकि अब वो ऑफिशियल विनर बन चुकी होती है। कुछ देर बाद जॉनी वहाँ आता है और उसे उसका प्राइज सौंपता है। केटी इतिहास की सबसे बड़ी रकम जीत लेती है, $3,600,000,000। समय बीतता है, वो कई बड़ी कंपनी शुरू करती है, बच्चों के लिए शेल्टर बनवाती है, गरीबों की मदद करती है और अपनी दौलत का इस्तेमाल अच्छे कामों में करती है। और सबसे खूबसूरत बात यह रही कि आखिरकार उसने नोएल से शादी कर ली और दोनों ने मिलकर खुशहाल जिंदगी बिताई। और यहीं पर यह शानदार मूवी समाप्त होती है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।